हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 5 की। पिछली क्लास में हमने अल्कोहल बनाने की जो रासायनिक अभिक्रिया थी वो पढ़ ली थी। आज इस लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 5 में हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अल्कोहल के भौतिक गुण। भौतिक गुण से राजस्थान बोर्ड एग्जाम में मुख्य रूप से दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो क्वथनांक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी विलेयता का पूछ लिया जाता है। चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सा भी चैप्टर क्यों ना पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 10 में भी भौतिक गुण आए थे, वहाँ पर भी हमने क्वथनांक और विलेयता की बात की थी। चैप्टर नंबर 11 में भी हम मुख्य रूप से क्वथनांक और विलेयता पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। इसके बाद में जो अगला चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एवं कीटोन, उसमें भी क्वथनांक और विलेयता के बारे में हम पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 13 में भी जो भौतिक गुण हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, उसमें भी क्वथनांक और विलेयता से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के जो भौतिक गुण है मीन्स अल्कोहल के जो भौतिक गुण है उसमें आपको सबसे पहले क्वथनांक का जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना आना चाहिए और विलेयता का जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वथनांक की। तो देखिएगा, क्वथनांक में आपको पहली बात याद रखनी है कि अल्कोहलों के क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन, संगत हेलो एल्केन एवं संगत ईथर की तुलना में अधिक होते हैं। क्या बताया मैंने कि अल्कोहलों के क्वथनांक, अल्कोहलों के क्वथनांक या अल्कोहल के क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन, संगत हाइड्रोकार्बन, संगत हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, संगत ईथर की तुलना में अधिक होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि अल्कोहल के क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक क्यों होते हैं, अल्कोहल के क्वथनांक संगत हेलो एल्केन से अधिक क्यों होते हैं, अल्कोहल के क्वथनांक संगत ईथर की तुलना में अधिक क्यों होते हैं। तो इसका आंसर होगा कारण। कारण है अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। ये तो क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। कारण पूछा जाता है कि अल्कोहल के क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन। सर, संगत हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? जैसे मान लिया मैंने लिया एथिल अल्कोहल, यह एक अल्कोहल है। अब इसका संगत हाइड्रोकार्बन क्या होगा? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन हो, जैसे एथेन। यानी ये एथिल अल्कोहल इसी से तो बना है, तो इसमें दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला एल्केन ले लो, तो इसका क्या है? संगत हाइड्रोकार्बन। उसी प्रकार संगत हेलो एल्केन क्या होगा? यहाँ पे OH हटा के क्या लगा दो? Cl, तो इसका संगत हेलो एल्केन। मतलब उतने ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन, उतने ही कार्बन का हेलो एल्केन और उतने ही कार्बन का ईथर संगत होता है। तो बताओ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अल्कोहल के क्वथनांक अधिक क्यों होते हैं? तो आपका आंसर होगा अल्कोहल के अणुओं के मध्य क्या पाए जाते हैं? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध की वजह से इनके जो क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं? अधिक। अब आपको अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध को शो भी करना है। तो जैसे हमने ले लिया एल्कोहल, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं,
ये एक एथिल अल्कोहल है, ये दूसरा एथिल अल्कोहल है, ये तीसरा एथिल अल्कोहल है। इनके बीच में आपको हाइड्रोजन बंध को शो कर देना है इस प्रकार से। ये देखो डैश 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 डैश। और इस प्रकार के अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध ना तो संगत हेलोएल्केन में पाए जाते हैं, यानी हेलोएल्केन में इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध नहीं होते, ईथर में नहीं होते और हाइड्रोकार्बन में भी नहीं होते। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एल्कोहलों के क्वथनांक हेलोएल्केन, ईथर और हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों होते हैं? इसका आंसर होगा क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। और फिर आपको ये जो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध मैंने यहाँ पर शो किया है, ये यहाँ वो ऐसा आपको बोर्ड परीक्षा में बना देना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, क्वथनांक से संबंधित दूसरी बात, आपको चैप्टर नंबर 10 में एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि क्वथनांक जो होता है वो अणुभार बढ़ने पर बढ़ता है, यानी अणुभार के क्या होता है? समानुपाती। क्वथनांक अणुभार के क्या होता है? समानुपाती। अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि। क्यों? क्योंकि अणुभार बढ़ने पर वान डेर वाल आकर्षण बलों के मान में क्या होती है? वृद्धि। और वान डेर वाल आकर्षण बल यदि बढ़ते हैं तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे CH3OH। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं क्वथनांक से किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आपको 3 या 4 अल्कोहल के अणु दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्वथनांक का अवरोही या आरोही क्रम बताइए। तो दिस इज मेथिल अल्कोहल, दिस इज एथिल अल्कोहल, दिस इज एन प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, 3 अल्कोहल मैंने ले लिए, इसको नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं और इसको नंबर 3 दे दूं। आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों अल्कोहल अणुओं के क्वथनांक का आरोही या अवरोही क्रम बताइए। तो आपको आंसर कैसे निकालना है? कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वथनांक अणुभार के क्या होता है? समानुपाती। अणुभार जिसका ज्यादा होगा उसका क्वथनांक क्या होगा? ज्यादा। अब आप इन तीनों अल्कोहलों को ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। तो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी उसका अणुभार क्या होगा? ज्यादा। तो बताओ सबसे ज्यादा अणुभार इसका है, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है। तो यहाँ पर इनके क्वथनांक का क्रम क्या होगा? सबसे कम 1 का, उससे ज्यादा 2 का, उससे ज्यादा 3 का। इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। और ये क्वथनांक का आरोही क्रम है। आरोही का मतलब होता है कम से ज्यादा, कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो उसे आरोही कहते हैं। और आपसे पूछे मान लो अवरोही क्रम बताओ, तो आंसर होगा 3, 2 और 1। ठीक है, तो बताओ क्वथनांक किसके समानुपाती? अणुभार के। अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि। जैसे मान लो एक और लिख दूं मैं यहाँ पर, CH3, CH2, CH2, CH2OH, ये नंबर 4 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब मुझे बताओ क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होगा? सर 4 का होगा। क्यों होगा 4 का? क्योंकि 4 का अणुभार क्या है? सबसे ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। कारण जितना ज्यादा अणुभार होगा वान डेर वाल आकर्षण बल अणुओं के मध्य उतने ही ज्यादा लगेंगे और वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ने के कारण से क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखिएगा इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि मान लो अणुभार समान दे रखा हो, अणुभार क्या दे रखा हो? समान।
कई बार क्या होता है, आपको 3-4 अल्कोहल के अणु परीक्षा में दे दिए जाते हैं और आपसे क्वथनांक का क्रम पूछा जाता है, तो आप उन सब का जब अणुभार चेक करते हो तो आपको अणुभार समान प्राप्त होता है। तो जब अणुभार समान हो तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 वो क्या कहता है कि क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है पार्श्व श्रृंखला की संख्या के, पार्श्व श्रृंखला की संख्या के। और ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब अणुभार क्या हो, समान। भाई अणुभार अगर अलग अलग है तब तो अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में क्वथनांक हो जाएगा, लेकिन अणुभार यदि समान दे रखा है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या चेक करना है, पार्श्व श्रृंखला की संख्या। पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में क्या होगी, कमी। क्यों? क्योंकि दोनों में संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का। पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक में कमी होती है। क्यों? क्योंकि पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ने पर वान डेर वाल आकर्षण बल में क्या आती है, कमी। जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH, एक तो ये वाला एल्कोहल है, एक एल्कोहल मैं ये वाला ले लेता हूँ CH3 CH CH3 CH2OH। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है सर। इसमें देख लो आप 1 2 3 4, इसमें भी सर 4 कार्बन है, 1 2 3 4। इसमें सर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 3 3 3 और 1 10। हाइड्रोजन की संख्या दोनों में क्या है, समान। कार्बन की संख्या दोनों में क्या है, समान। ऑक्सीजन की संख्या दोनों में क्या है, समान। इसका मतलब दोनों का अणुभार क्या है, समान। इसका मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या हो गया, फेल। अणुभार समान है तो फिर क्वथनांक क्या समान होगा क्या, नहीं। हमें क्या करना है, पार्श्व श्रृंखला की संख्या देखनी है। बताओ इसमें कोई साइड में चेन लगी हुई है क्या, नहीं लगी हुई सर, इसमें 1 लगी हुई है। तो बताओ इसमें पार्श्व श्रृंखला की संख्या, इसमें 0, इसमें कोई साइड में चेन है क्या, नहीं है, इसमें 0 है, इसमें कितनी है, 1। इसका मतलब इसका क्वथनांक इससे कम होगा, तो क्वथनांक का क्रम क्या होगा, ये। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में ये 3 अल्कोहल दे दिए गए। ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में भी बताया था। ये कॉन्सेप्ट हेलो एल्केन्स में भी लगता है। CH3 CH2 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 CH2OH, इसे कहते हैं एन पेंटिल एल्कोहल, एन पेंटिल एल्कोहल। फिर मैंने लिया CH3 CH CH3 CH2 CH2OH, इसे कहते हैं आइसोपेंटिल एल्कोहल, आइसोपेंटिल एल्कोहल। और एक मैंने ले लिया CH3 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 CH2OH, इसे कहते हैं नियोपेंटिल एल्कोहल, नियोपेंटिल एल्कोहल। तो आपसे पूछा गया कि इनके क्वथनांक का क्रम बताइए, आरोही या अवरोही। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा कि आप इन दिए गए एल्कोहलों का अणुभार चेक करोगे। तो अणुभार आपने चेक किया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यदि कार्बन की संख्या समान है तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन की संख्या भी समान होगी और ऑक्सीजन की संख्या भी क्या होगी, समान। और जब सभी परमाणुओं की संख्या सब में समान है तो निश्चित रूप से इनका अणुभार भी क्या होगा, समान। और जब अणुभार समान है तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं कि यदि अणुभार समान हो तो हमें क्या चेक करना है, पार्श्व श्रृंखला की संख्या। और पार्श्व श्रृंखला की संख्या देखो, इसमें 0 है, कोई साइड में चेन आपको दिखाई दे रही है, सर नहीं दे रही, इसमें 1 दे रही है और इसमें कितनी है, 2। तो बताओ सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, जिसमें पार्श्व श्रृंखला है ही नहीं।
और सबसे कम किस में होगा, जिसमें 2 पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, ये साइड में लगी हुई चेन होती है। तो बताओ ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर क्या था, 2। ठीक है, तो क्वथनांक से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नंबर 1 कि एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन, संगत हेलोएल्केन, ईथर आदि से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। दूसरा, आपको अलग अलग अणुभार के एल्कोहल दे देगा और आपसे क्वथनांक का क्रम पूछेगा, तो आपको क्वथनांक का क्रम बताना है किस प्रकार से, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक ज्यादा और जिसका अणुभार कम हो उसका क्वथनांक कम। और यदि मान लो अणुभार समान दे रखा है, आपने चेक किया सभी अल्कोहलों को, सबका अणुभार आपको समान मिला, तो फिर निश्चित रूप से आपको पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या में भिन्नता मिलेगी। ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी पार्श्व श्रृंखला नहीं हो उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा और जिसमें पार्श्व श्रृंखला की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसका क्वथनांक सबसे कम होगा। तो ये हमने बात कर ली क्वथनांक की। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है विलेयता। विलेयता से किस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं और आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। विलेयता, विलेयता आप समझते हैं, घुलने की प्रवृत्ति को विलेयता कहा जाता है। देखो विलेयता से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं, अल्कोहल जल में विलय होते हैं, कारण बताओ। तो अल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन बंध के कारण से अल्कोहल जल में विलय होते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्कोहल जल में विलय क्यों होते हैं, तो आपका आंसर होगा क्योंकि अल्कोहल जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अल्कोहल अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो विलेयता में कमी आती है। 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, निम्नतर अल्कोहल जल में विलय होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर निम्नतर नहीं लगा रखा है तो भी आपको आंसर वैसे ही देना है। या तो ऐसे पूछेगा अल्कोहल जल में विलय होते हैं कारण बताओ, या आपसे पूछेगा निम्नतर अल्कोहल जल में विलय क्यों होते हैं कारण बताओ। तो आपका आंसर होगा क्योंकि अल्कोहल जल के अणु के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध बना के आपको दिखाना भी है कुछ इस प्रकार से। ये देखो ये क्या है OH और यहाँ पे R लगा दिया, मीन्स ये क्या है अल्कोहल। फिर आप लोगे जल, फिर आप लोगे वापिस से अल्कोहल और आप यहां पर हाइड्रोजन बंध को शो कर दोगे। हाइड्रोजन बंध के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो अल्कोहल के अणु जल के अणु के साथ, ये जल है, जल के अणु के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध, इसलिए अल्कोहल के अणु जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, वैसे वैसे विलेयता में क्या आती है, कमी आती है। जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी यानी अणुभार बढ़ेगा, वैसे वैसे विलेयता में क्या आएगी, कमी। क्यों, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति किसके साथ, जल के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मैंने क्या कहा, अणुभार बढ़ने पर, अणुभार बढ़ने पर विलेयता में क्या आती है, कमी। क्यों आती है, कारण पूछे तो कहोगे क्योंकि अणुभार ज्यादा होगा, इसका मतलब एल्किल समूह का आकार बड़ा होगा, और एल्किल समूह का आकार बड़ा होगा इसका मतलब जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए अणुभार बढ़ने पर विलेयता में क्या आती है, कमी आती है। जबकि हमने देखा अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और विलेयता में क्या होता है, अणुभार बढ़ने पर विलेयता क्या होती है, कम होती है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, ये 3 अल्कोहल आपको दे दिए गए। तीनों जल में विलय हैं, लेकिन ज्यादा कौन होगा, जिसका अणुभार कम होगा। इसका अणुभार सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा विलय होगा, और इसका अणुभार सबसे ज्यादा है तो ये सबसे कम विलय होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन गया विलेयता को लेकर, कि विलेयता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, अणुभार के। ये कॉन्सेप्ट बन गया। अणुभार बढ़ने पर विलेयता में क्या होती है, कमी आती है। जबकि हमने देखा कि क्वथनांक अणुभार के क्या था, समानुपाती था, जबकि विलेयता अणुभार के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। चलो इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट विलेयता का।
विलेता पार्श्व श्रृंखला की संख्या के समानुपाती, पार्श्व श्रृंखला की संख्या के, पार्श्व श्रृंखला की संख्या के क्या होता है, समानुपाती। जितनी ज्यादा पार्श्व श्रृंखलाएं होंगी, यदि अणुभार समान दे रखा है तो आपको क्या चेक करनी है, पार्श्व श्रृंखला की संख्या, और पार्श्व श्रृंखला की संख्या बढ़ेगी तो बताओ विलेयता में क्या होगी, वृद्धि। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्वथनांक का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करना सीख लिया तो उसका जस्ट अपोजिट किसका होता है, विलेयता का। आपको विलेयता पूछी गई है तो आप क्वथनांक का क्रम निकाल लो और उसका उल्टा कर दो, वो किसका क्रम होगा, विलेयता का। क्यों, क्योंकि आपने देखा विलेयता अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन समानुपाती किसके थी, क्वथनांक के। अणुभार किसके, क्वथनांक में अणुभार, क्वथनांक अणुभार के क्या था, समानुपाती, जबकि क्वथनांक पार्श्व श्रृंखला की संख्या के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब आपने यदि क्वथनांक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप उसका उल्टा करके विलेयता का भी कर सकते हैं, या विलेयता का कर लिया तो उसका उल्टा करके किसका कर सकते हैं, क्वथनांक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली विलेयता की। अब देखो अल्कोहल में एक बात आपको और याद रखनी है कि मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH, इसको कहते हैं मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। इसे कास्ट स्प्लिट भी कहा जाता है, कास्ट स्प्लिट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है। ये पीने योग्य शराब नहीं होती, यदि इसको पी लिया जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। यानी ये क्या उत्पन्न करती है, अंधापन उत्पन्न करती है। और एक होता है CH2OH, इसका नाम भी आप जानते हैं, इसको कहते हैं एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसको पीने से, इसका सेवन करने से शरीर का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो शिथिल हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति को नशा चढ़ता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पीने वाली शराब का रासायनिक सूत्र बताओ, तो आपका सूत्र होगा CH3CH2OH, और उस अल्कोहल का नाम या उसका सूत्र बताओ जिसके पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो बताओ उसका नाम होगा मेथेनॉल और उसका रासायनिक सूत्र होगा CH3OH। तो ये हमने बात कर ली भौतिक गुणों की। अल्कोहल के भौतिक गुणों के बाद अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुण, यानी अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, 4 भागों में। नंबर 1, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटे। भी अल्कोहल का सूत्र ये होता है ROH, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध क्या हो, टूटे। पहले प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध, जहां डैश खींचूंगा ना वो वाला बंध क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे मैं अगर ये खींचता हूं तो इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें OH के बीच का यानी OH बंध का विदलन हो, ठीक है। तो पहले प्रकार की अभिक्रियाएं तो कौन सी है, जिनमें O और H के बीच में जो सहसंयोजक बंध है उसका क्या हो, विदलन, ठीक है। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ये देखो COH, ये तो तोड़ दिया, यहां पर ये वाला तोड़ेंगे, बंध का विदलन हो। तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल समूह, एल्किल समूह कौन सा होता है, ये जो R समूह होता है उसे हम एल्किल समूह कहते हैं।
एल्किल समूह व हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह जिसको हम OH समूह भी कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल समूह व हाइड्रोक्सिल समूह दोनों प्रयुक्त हो। और चौथे प्रकार की अभिक्रियाएं OH समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रियाएं। ठीक है, तो बताओ अल्कोहल के रासायनिक गुणों की यदि हम बात करते हैं तो अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटे। नंबर 2, जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटे। नंबर 3, जिनमें एल्किल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह दोनों का उपयोग हो। और नंबर 4, OH समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रिया। इनमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वे अभिक्रिया जिनमें OH बंध का क्या होता हो, विखंडन। आपने क्लास 11 में पढ़ा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो देखिएगा जब ये वाला बंध टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, प्लस। इसका मतलब अल्कोहल H+ का क्या करेंगे, त्याग। तो जब ये वाला बंध विखंडित होता है तो इसे हम कहते हैं अल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं। किसकी अभिक्रियाएं, अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें O और H के बीच का क्या हो, बंध विखंडित हो। ये वाला आपने क्लास 11 में पढ़ा कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो बताओ जब अल्कोहल का ये वाला बंध टूटेगा तो H+ बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सर निकलेगा। तो बताओ इस प्रकार की रिएक्शंस को हम कहेंगे अल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति वाली अभिक्रियाएं। देखिएगा अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम याद करना है और उसका कारण याद रखना है। देखिएगा हमने लिया 3 डिग्री अल्कोहल CH3 C CH3 CH3 OH। ये कौन सा अल्कोहल है, सर ये 3 डिग्री अल्कोहल है। क्यों है 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH समूह उस कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों, क्योंकि इसमें OH समूह उस कार्बन से जुड़ा है जिसमें कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, 2 डिग्री कार्बन हो गया। CH3 CH2 OH ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और चलो हम 3 ले लेते हैं। इसे कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, इसे कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, इसे कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। आप यहां पर सबसे पहले ये सीखेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। ठीक है, तो हम ये वाला बंध तोड़ देते हैं। इसमें ये वाला बंध टूटेगा क्योंकि H+ आयन का त्याग करवाना है, और इसमें ये वाला। तो इस अम्ल का जो संयुग्मी क्षार बनेगा वो क्या होगा, देखो CH3 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 O-। सर संयुग्मी क्षार क्या होता है, जब कोई अम्ल अपना प्रोटॉन त्याग देता है तो बनने वाली जो स्पीसीज होती है उसे क्या कहा जाता है, संयुग्मी क्षार कहा जाता है। तो H+ त्याग दिया तो बताओ ये क्या बना, इस 3 डिग्री अम्ल का संयुग्मी क्षार। इस 2 डिग्री अल्कोहल का संयुग्मी क्षार बनेगा ये, H+ को हटा देना है। और 1 डिग्री जो अल्कोहल है उसका संयुग्मी क्षार बनेगा ये। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, हालांकि क्लास 11 में आपको पढ़ाई जाती है, किसी अम्ल का संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी होता है वो अम्ल उतना ही ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है।
प्रकृति में प्रत्येक कार्य स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए होता है। प्रकृति में प्रत्येक कार्य स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए होता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको स्टेबिलिटी फील होगी, आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ पढ़ाई की है। आप प्रत्येक वो कार्य करते हो अपने दैनिक जीवन में जिसमें आपको स्टेबिलिटी प्राप्त होती हो, स्थायित्व प्राप्त होता हो, और जिस कार्य में आपको ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त होता हो उस कार्य को आप उतनी ही तेज़ गति से करते हो। जैसे रात को रज़ाई में घुसना आपको सबको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको रज़ाई में घुसने के बाद स्थायित्व प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, स्थायित्व, तो वो काम आप जल्दी से करते हो, जल्दी से जाके रज़ाई में घुस जाते हो। लेकिन सुबह उठ करके पढ़ाई करना आपको अच्छा नहीं लगता, तो बहुत मुश्किल से आप उठ पाते हो, क्योंकि उस काम में आपको अभी स्थायित्व प्राप्त नहीं हो रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो देखो, ये जो अल्कोहल है इसका संयुग्मी क्षार ये है। अगर ये ज्यादा स्थायी होगा तो ये अपना H+ आयन जल्दी से त्यागेगा, और अगर ये कम स्थायी होगा तो ये अपना H+ आयन मरते मरते त्यागेगा। सही बात है कि नहीं? तो बताओ, हमें ये चेक करना है कि इन तीनों संयुग्मी क्षार में से ज्यादा स्थायी कौन है। क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है कि आवेश बढ़ने पर स्थायित्व कम होता है। किसी स्पीशीज पर जितना ज़्यादा आवेश होगा वो स्पीशीज उतनी ही कम स्थायी होगी। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। तीनों में ऑक्सीजन पर क्या है? माइनस। लेकिन जिस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस सबसे ज़्यादा होगा वो स्पीशीज उतनी ही कम स्थायी होगी, क्योंकि आवेश बढ़ने पर स्थायित्व क्या होता है? कम। सर यहाँ पर तो हमें तो माइनस बराबर सा ही लग रहा है। नहीं, बराबर नहीं है, एक में ज़्यादा है और फिर बाकी में कम है एक की तुलना में। देखो, आपने क्लास 11 में पढ़ा कि मेथिल का +I प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 मेथिल समूह अपना +I प्रभाव लगा रहे हैं। +I प्रभाव के कारण से, +I प्रभाव का मतलब होता है, थोड़ा बता देता हूँ, वैसे क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना। किसी गरीब व्यक्ति की तरफ यदि पैसों का ट्रांसफ़र किया जाए तो उसकी गरीबी क्या होगी? कम। और किसी अमीर व्यक्ति की तरफ पैसों का ट्रांसफ़र किया जाए तो उसकी अमीरी क्या होगी? बढ़ेगी। ये ऑलरेडी इसके ऊपर माइनस है, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ ये माइनस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? माइनस बढ़ेगा। इसका भी बढ़ेगा लेकिन थोड़ा कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही +I प्रभाव है और इसमें केवल कितना +I प्रभाव है? 1। तो बताओ, इसका भी बढ़ेगा लेकिन सबसे कम बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा माइनस यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? और जहाँ सबसे ज़्यादा माइनस वहाँ स्थायित्व सबसे कम, तो ये सबसे कम स्थायी है, सबसे कम स्थायी। और सबसे ज़्यादा स्थायी वो होगा जहाँ सबसे कम आवेश होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी, सबसे ज़्यादा स्थायी। और जो संयुग्मी क्षार सबसे ज़्यादा स्थायी, उसका अम्ल सबसे ज़्यादा अम्लीय। क्यों? क्योंकि वो अपना H+ आयन जल्दी से त्यागेगा, क्योंकि उसको क्या प्राप्त हो रहा है? अधिक स्थायित्व। तो अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम क्या हो गया? ये हो गया। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति 2 डिग्री से ज़्यादा है और 2 डिग्री की अम्लीय प्रवृत्ति 3 डिग्री से ज़्यादा है। कारण यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप कहोगे +I प्रभाव बढ़ने पर अम्लीय प्रवृत्ति में कमी आती है, या फिर आप इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम, या फिर आपसे पूछा जाए कि OH बंध विखंडन वाली अभिक्रियाओं में अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? तो जो अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम है वो ही किसका क्रम होगा? क्रियाशीलता का। क्यों? क्योंकि जो अपना H+ आयन जल्दी त्यागेगा वो क्रिया भी जल्दी कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कौन सी अभिक्रियाओं के जिनमें OH बंध टूटता है, तो उन एग्जाम्पल्स को हम ले लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया तो आसान सी अभिक्रियाएं हैं, अब ज़्यादा इसमें मेहनत करने वाली आवश्यकता नहीं है। सक्रिय धातु के साथ या धातुओं के साथ अभिक्रिया,
जैसे आपसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल दे सकता है ना, एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल दे सकता है। क्या होता है जब अल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातु के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। बताओ हमें ये बंध तोड़ देना है क्योंकि हम इस बंध के विखंडन वाली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो ये टूटेगा तो यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से Na जो है वो Na+ के रूप में आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? CH3 CH2 ONA प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। तो बताओ CH3 CH2 OH की अभिक्रिया हमने करवाई Na के साथ, तो बना CH3 CH2 ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 ताकि रिएक्शन क्या हो जाए? बैलेंस। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातु जैसे सोडियम के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? H2 गैस मुक्त होती है। जैसे हम एल्यूमिनियम के साथ लिखेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूं कि सर ये Na जो है वो Na+ के रूप में आया क्या? बिल्कुल, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Na+ बना और वो इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया? यहाँ से जो H+ निकला ना, उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाया? H, और जो H है वो 1/2 H2 के रूप में आया। इसी प्रकार आप मैग्नीशियम के साथ लिख सकते हो तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, एल्यूमिनियम के साथ में भी हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? निर्माण होगा। जैसे मैं एक अभिक्रिया और लिख के बताता हूँ, मैग्नीशियम धातु के साथ लिखनी हो, आपको कहा जाए इस अभिक्रिया को पूरा करो, तो बताओ मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2। तो बताओ Mg पे +2 आएगा, तो यहाँ पे हमें अल्कोहल के 2 अणु लेने होंगे, तो बनेगा CH3 CH2 O का होल ट्वाइस Mg प्लस कौन सी गैस बन जाएगी? H2। ठीक है, तो एल्यूमिनियम लेते हो तो यहाँ पर 3 आएगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 3 त्यागेगा तो उस पर +3 आएगा, तो आपको इसके 3 लेने पड़ेंगे। तो जनरली सोडियम के साथ रिएक्शन पूछी जाती है, पोटेशियम के साथ लिखोगे तो भी एक ही पोटेशियम काम में आने वाला है और एक ही अल्कोहल आएगा, हाफ H2 आपको बाहर निकाल देनी है। वर्ग 1 की धातुओं के साथ वर्ग 1 की धातुओं के साथ एक अल्कोहल का अणु काम में लोगे। वर्ग 2 की जो धातुएं होती है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनके साथ 2 अल्कोहल के अणु काम आएंगे, और जो एल्यूमिनियम है वो वर्ग नंबर 3 एक ही होती है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उस पर +3 आता है। तो इस प्रकार से आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के साथ यहाँ एल्यूमिनियम आएगा तो यहाँ पे 3 लगेगा क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो सक्रिय धातु के साथ कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। धातु हाइड्राइड के साथ, जैसे NaH के साथ, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होगा। जैसे मैंने ले लिया ROH प्लस NaH, तो देखो यहाँ पे माइनस, इस पे प्लस माइनस, ये बंद ही तोड़ रहे हैं ना अपन। तो बताओ ये प्लस Na तो इस पे जुड़ जाएगा और H+H- से क्रिया करके RONA प्लस H2। धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया के बाद तीसरी अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अभिक्रिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया। तो आपको पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल इस प्रकार से लिख लेना है, फिर आपको अल्कोहल उल्टा करके लिख लेना है ताकि अभिक्रिया लिखने में आपको आसानी रहे। HOR। अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकार की होती है, ध्यान रखना है। एस्टरीकरण अभिक्रिया कैसी होती है? उत्क्रमणीय। तो आपको इस प्रकार का एरो काम में लेना जिसके 2 मुंह, एक आगे एक पीछे, और धीमी गति से होती है। ठीक है, यहाँ पर हम अभिक्रिया को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। सांद्र H2SO4। सर सांद्र H2SO4 क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि ये एक निर्जलीकारक होता है। क्या होता है? निर्जलीकारक। तो याद रखिएगा कि जब भी हम एस्टरीकरण करवाएंगे तो अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 का उपयोग करेंगे। ये सांद्र H2SO4 क्या करेगा? जल का अणु बाहर निकालेगा।
यहाँ से आपको OH निकालना है और एल्कोहल का ये वाला बंद आप ब्रेक करते हो तो यहाँ से आपको H निकाल देना है। तो बताओ क्या निकल जाएगा, जल का अणु। और ये जल का अणु निकालने में सहायता कौन कर रहा है, सांद्र H2SO4। तो बनेगा RCOOR प्लस क्या निकल गया, H2O। तो इस प्रकार से एस्टर का क्या हो जाएगा, निर्माण। और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण। अभिक्रिया नंबर 4 है एसिलीकरण। एसिलीकरण, एसिलीकरण में हम क्या करते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ। तो अम्ल क्लोराइड का सूत्र होता है RCOCl और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं एल्कोहल के साथ। और ध्यान रखिएगा ये जो अभिक्रिया है वो पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है। किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है, पिरिडीन की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एल्कोहल का ये वाला बंध ब्रेक होगा और इसका ये वाला बंध ब्रेक होगा। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकला, Cl। उल्टा करके लिख लोगे तो आसानी रहेगी, HOR। ये वाला बंध ब्रेक होगा, बताओ क्या निकल गया, HCl। ये पिरिडीन एक क्षार है, इस HCl को अवशोषित कर लेता है। और आपको याद भी होगा कि डार्जन अभिक्रिया भी हमने पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई थी, क्योंकि HCl को क्या कर लेता है, पिरिडीन अवशोषित कर लेता है। तो देखो क्या बनेगा, RCO। अब Cl तो निकल गया, H निकल गया, तो बचा क्या, OR बचा। तो एस्टर ही बनता है, प्लस क्या बनता है, HCl। इस HCl को पिरिडीन अवशोषित कर लेता है, जिस वजह से इसकी उच्च मात्रा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं एसिलीकरण। एसिलीकरण का मतलब अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवाने पर एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एसिलीकरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि एल्कोहल के साथ एसिल समूह जुड़ जाता है, इसे एसिल समूह कहा जाता है। ये RCO समूह क्या होता है, एसिल समूह होता है। जैसे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि CH3COCl प्लस C2H5OH यहाँ पे लिखा हो रहा है पिरिडीन, इस अभिक्रिया को पूरा करो। तो आपको क्या करना है, इस बंध को यहाँ से तोड़ना है, इस बंध को यहाँ से तोड़ देना है, Cl और H निकाल देना है। तो बन जाएगा CH3COO-C2H5। इसे कहते हैं एथिल एसीटेट। और इस अभिक्रिया को कहेंगे एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, वो एसिलीकरण थी, ये एसिटिलीकरण है, क्योंकि ये एसिटिल समूह है और ये एसिल समूह होता है। तो अगर इसको जोड़ रहे हो तो कॉमन नेम इसको दे दिया गया एसिल, और इसको एसिटिल कहते हैं, इसलिए एसिटिलीकरण। दोनों का पैटर्न एक जैसा ही है। और लास्ट अभिक्रिया है आज की हमारी गिन्यार अभिकर्मक के साथ, अभिक्रिया नंबर 5। गिन्यार अभिकर्मक के साथ, RMgX के साथ। ये अभिक्रिया आप क्लास 11 में भी पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, RMgX की अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोहल के साथ। तो बताओ एल्कोहल का ये वाला बंध टूटेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस, प्लस वाले को किसके साथ जोड़ देना है, माइनस के साथ। तो बनेगा RH प्लस MgXOR। R के स्थान पे यदि आप CH3 लेते हो तो यहाँ पे CH3H बनेगा और इसको हम कहेंगे मेथेन। यहाँ पे CH3CH2 लेते हो तो यहाँ पे बनेगा एथेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया से हम क्या बनाते हैं, एल्केन। तो आज इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं।